हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 पे मैं विनायक पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए जीएस रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन्हीं में से कुछ चुनिंदा प्रश्न लेकर आया हूँ आप सभी के सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसमें आपका हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर जो है आपका ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मणिपुर राज्य जो है ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और अगर ये पूछ लेता कि जो है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा मतलब गुजरती है। भारत के राज्यों में भारत अगर ये पूछ लेता है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपको लगा देना है। तो इसका आपका बी ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर। भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो आपका हो जाएगा मणिपुर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो अभी मैंने आपको बताया कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसा अभी मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, चीन और नेपाल के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। तो इसमें आपका हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है आदम का पुल। और इसकी अगर लंबाई पूछ लेता है कितनी, तो इसकी लंबाई है 48 किलोमीटर, मतलब 48 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लगभग में है, ये निश्चित नहीं, मतलब लगभग 48 किलोमीटर इसकी लंबाई आदम के पुल की और भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सॉरी, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका आपका हो जाएगा गुजरात की। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, ये पूछा है। सबसे छोटी जो तटरेखा है वो किसकी है? सबसे छोटी है गोवा की। सबसे छोटी अगर पूछ लेता है तो वो आपकी गोवा की हो जाएगी, ठीक। और सबसे लंबी अगर पूछ लेता है तो वो गुजरात की हो जाएगी। सबसे लंबी अगर पूछता है तो गुजरात की तटरेखा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 45, 37, 36, 53। तो इसे आपका हो जाएगा 36। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 से, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? 7, 5, 6, 4। तो इसका आपका हो जाएगा 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। भारत के 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है, जैसे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी के सामने, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है चारों में जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो इसमें मणिपुर की सीमा जो है ये बांग्लादेश से टच नहीं करती है। मणिपुर की बाउंड्री बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो इसमें आपका मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। मणिपुर म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। मणिपुर जो है म्यांमार के साथ में इंटरनेशनल सीमा बनाता है। और बांग्लादेश से लगने वाले राज्य हैं जैसे आपका पश्चिम बंगाल हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इतने राज्यों की सीमा, और त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी,
दोदा बेट्टा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ या नीलगिरी। तो इसमें आपका हो जाएगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है ये सबसे प्राचीन पर्वत है। ये करीब मतलब 800 किलोमीटर लंबा है और ये पहाड़ियाँ करीब 3500 करोड़ साल पुरानी है। मतलब 3500 करोड़ जो है साल पुरानी है ये पहाड़ियाँ, और इनकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है लगभग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है। दिहांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसे आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दिहांग दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? हैदर अली, पेशवा माधवराव, टीपू सुल्तान, पेशवा बाजीराव। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हैदर अली को। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने हैदर अली को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 है। बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी? वारन हेस्टिंग्स, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की नींव रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है। बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था? वहाँ पे था कि किसने नींव रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो यहाँ पे है, इस क्वेश्चन में है कि किसने इसको समाप्त किया था बंगाल में द्वैत शासन को। वहाँ पे था किसने शुरू किया था, यहाँ पे है किसने समाप्त किया था। तो इसमें आपके ऑप्शन है वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या कॉर्नवालिस। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, वारन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो यह आपका कालीबंगन जो है ये राजस्थान में स्थित है। और लोथल गुजरात में स्थित है। गुजरात में अगर पूछ लेता है तो लोथल हो जाएगा, गुजरात में लोथल। और राजस्थान में है ये आपका कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन जो है या एरिया वाइज जो है ये कालीबंगन एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। खानवा के युद्ध में पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था? राणा कुंभा, अशोक, राणा सांगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा राणा सांगा। खानवा के युद्ध में पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा थे राणा सांगा। इन्हें 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। मतलब 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें इन्हें बाबर ने पराजित किया था राणा सांगा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, नवाजुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। और प्लासी का युद्ध अगर पूछ लेता है ये हुआ कब था, तो ये हुआ था आपका 1757 ईस्वी में। ये शायद आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि एग्जाम से पूछा भी जा चुका है और लगभग सबको ही याद ही रहता है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्वेश्चन ने पूछा प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आपका हो जाएगा सिराजुद्दौला। और प्लासी का युद्ध अगर पूछ लेता है तो ये आपका हुआ था 1757 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स कार्ले, नार्ले विलियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, विलियम जोन्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है। भारतीय नेपोलियन के नाम से कौन सा हिंदू राजा प्रसिद्ध है या प्रसिद्ध था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी, सम्राट अशोक। तो इसे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से इनको जाना जाता था, समुद्रगुप्त को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बलबन। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अकबर ने। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और पूर्ण रूप से इसको मतलब अगर पूछ ले कि समाप्त किसने किया था तो हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला ने। अगर पूर्ण रूप से पूछ लेता है तो मोहम्मद शाह रंगीला हो जाएगा। इनने मतलब समाप्त करने की शुरुआत की थी, इसको पूर्ण रूप से समाप्त किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? ये क्वेश्चन अभी आया था यूपी पेट में। वही व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? अकबर, अशोक, महाराणा प्रताप, चाणक्य। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अशोक। अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यूएसए में। यूएसए में संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? हिंदी और अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी, अंग्रेजी और उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल अंग्रेजी में। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को केवल अंग्रेजी में लिखा था। और अगर ये पूछ लेता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसको लिखा गया था केवल अंग्रेजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? गति, सत्य, भविष्य, विकास। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सत्य। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है सत्य को निरूपित करता है, मतलब सत्य को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? स्पीकर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 25 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, दिल्ली। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मद्रास में। मद्रास में भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956, 1952, 1950, 1951। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1956। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं, 5वीं, 10वीं, 8वीं। क्वेश्चन नंबर 27 है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? भारत की संसद के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, केंद्रीय विधि मंत्रालय के पास, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत की संसद के पास। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की संसद के पास भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है आर्टिकल 79 के तहत। आर्टिकल 79 ये आपका संसद दिया हुआ है आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में प्रस्तुत की गई, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 29 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने है।
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो इसे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान सभा में समवर्ती सूची जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची ली गई हैं, अगर पूछ लेता है किस देश से ली गई हैं, तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से ली गई है समवर्ती सूची, जो कि आपके भारतीय संविधान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने है। एंथोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? एंथोलॉजी जो है ये किसके अध्ययन से संबंधित है? ये पूछ रहा है। पुष्पों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन, फूलों की खेती। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ये, पुष्पों का अध्ययन के लिए एंथोलॉजी को जाना जाता है। और शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी, और मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहते हैं एपीकल्चर, फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। शैवालों के अध्ययन को अगर पूछ लेता तो फाइकोलॉजी हो जाएगा आपका, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को अगर पूछ लेता है तो एपीकल्चर हो जाएगा, फूलों की खेती को अगर पूछ लेता है तो फ्लोरिकल्चर हो जाएगा, और एंथोलॉजी जो इसको कहते हैं पुष्पों के अध्ययन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी के सामने है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, नई दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कासरगोड, देहरादून, गोवा, चेन्नई। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कासरगोड, जो कि आपका केरल में पड़ता है। और केरल की राजधानी अगर पूछ लेता है तो तिरुवनंतपुरम वहाँ की राजधानी है केरल की। तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ये आपका कासरगोड ये केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर है। भारतीय खगोल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर, नोएडा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, नई दिल्ली। तो भारतीय खगोल विज्ञान जो है आपका ये बेंगलोर में स्थित है, भारतीय खगोल विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, कर्नाटक। तो यक्षगान ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, कर्नाटक। तो इसका आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, कर्नाटक का यक्षगान है, यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। शक्ति स्थल के नाम से किस पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि स्थल है? शक्ति स्थल के नाम से किस पूर्व प्रधानमंत्री का समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी। तो इससे आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी का शक्ति स्थल के नाम से समाधि स्थल है। चलिए 37 क्वेश्चन पे आते हैं। 37 क्वेश्चन है। रानी की बाग किस राज्य में स्थित है? रानी की बाग जो है ये किस राज्य में स्थित है पूछ रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो ये आपका गुजरात में स्थित है रानी की बाग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपकी एग्जाम में इसको भी पूछा गया है। अगर एग्जाम तो नहीं पूछा गया फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो 100 रुपये का नोट डेली यूज करते हैं, तो 100 रुपये के नोट पर रानी की बाग का चित्र जो है अंकित होकर आता है, और ये गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। अगर ये पूछ लेता है कि रानी की बाग गुजरात के किस जिले में स्थित है, तो ये आपके गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। पाटन गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पाटन, वहीं पे ये स्थित है रानी की बाग। इसे यूनेस्को ने 6 साल पहले 2014 में विश्व विरासत में भी शामिल किया था। रानी की बाग को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित या शामिल किया था, तो ये आपका किया था 2014 में, आज से 6 साल पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आप सभी के सामने है। ये भी बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो ये आप सभी लोगों को बताना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका स्थित है उत्तराखंड में। इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है अभी जल्दी ही। अगर ये पूछ लेता है कि इसका नया नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो इसका नया नाम बदल कर रखा गया है रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 क्वेश्चन है। निम्न में से सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता था? शेख अब्दुल्ला, जयप्रकाश नारायण, खान अब्दुल गफ्फार खां, लाला लाजपत राय। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को
शिवानंद गांधी के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 है आज का लास्ट क्वेश्चन। सरस्वती सम्मान किस पुरस्कार क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है पूछ रहा है। साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। तो ये आपका हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती सम्मान पुरस्कार। सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है आपका ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है आपका कलिंग पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। और खेल के क्षेत्र में बहुत से पुरस्कार दिया जाता है, जैसे आपका खेल रत्न हो गया, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, और भी बहुत सारे पुरस्कार ये आपके खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है आपका कलिंग पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती सम्मान पुरस्कार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।